नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। संसद सत्र के दूसरे दिन चर्चा के दौरान डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार के बयान पर अब हंगामा मच गया। डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में है जिनमें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। डीएमके सांसद के बयान से नाराज बीजेपी ने कहा कि ये सनातनी परंपरा का अनादर है। संसद में चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा मच गया। डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी पट्टी के उन राज्यों को जीतने में है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल ने ये भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया। ये खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहाँ जीत नहीं सकते तो उसे यूटी बनाकर राज्यपाल के जरिए शासन कर सकते हैं। This BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. वहीं गोमूत्र वाले बयान के सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये सनातन परंपरा का अनादर है। डीएमके को जल्द ही गोमूत्र के फायदों के बारे में पता चल जाएगा। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा उसे जनता से करारा जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सारे विवाद से दूरी बना ली। अधीर रंजन ने कहा कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपना बयान है। हम गौ माता का सम्मान करते हैं। हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं। इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जा रहे हैं। अब देखना है कि संसद सत्र में बिना हंगामे के कितने बिल पेश और पास किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो डीएमके सांसद के इस बयान पर अब पूरी राजनीति जो है गर्मा गई है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए सर, गौरव जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि आप लोगों पर डीएमके सांसद ने आरोप लगाया कि आप लोग सिर्फ हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में ही जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, डीएमके की परेशानी समझनी पड़ेगी। उनके इन बयानों के पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान डीएमके दे रहा है। डीएमके और कांग्रेस या फिर जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनका एजेंडा एक ही है। अपने क्षेत्र को बांटो और उस क्षेत्र को सुरक्षित करो और उनकी बाउंड्री, उनकी सीमाएं निर्धारित हैं। डीएमके ये वही पार्टी है जिसके साथ कांग्रेस का 2004 में गठबंधन हुआ और दोनों पार्टियों का एजेंडा सेम रहा है कि हिंदुत्व का नाश, सनातन का नाश। वही डीएमके तमिलनाडु में 3000 से ज्यादा मंदिरों का जो राजस्व है उसको खाती है, उसको डकार जाती है। इसी गोमूत्र का पूजन करने वाले लोगों के द्वारा चढ़ाए हुए प्रसाद को लूटती है डीएमके और उनके सरकार के मंत्री। और आप बताइए, और संसद में पहुंच करके विष उगलते हैं वही लोग। तो उनको कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से तमिलनाडु में जो यूथ है, जो युवा है वहां का, वो इन लोगों के इन काली कारस्तानियों को अच्छी तरह समझ चुका है और इनके पीछे जो चर्च का एजेंडा है, जो सोरोस का एजेंडा है, वो भी भली प्रकार समझ रहा है। इसलिए हताशा में इस तरीके के बयान
डीएमके के नेता, चाहे स्टालिन हो, चाहे उनका सांसद संसद में बोल रहा हो, या फिर कांग्रेस का या फिर समाजवादी पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश में बोल रहा हो, बिहार में राजद का नेता बोल रहा हो, ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है और इन्हें खतरे की घंटी स्पष्ट और साफ सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही है कि इनका अस्तित्व बहुत लंबा चलने वाला नहीं है देश में। देश की जनता समझ चुकी है। और वो तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु वो जो पंच द्रविड़ क्षेत्र है उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र भी आता था। शायद इनको अपना इतिहास नहीं पता है, जब ये अपना इतिहास पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने तमिल काशी संगमम करके एक नया संदेश दक्षिण भारत में दिया है। उत्तर और दक्षिण का जो प्रेम है, जो बंधन है, उसको और मजबूत और प्रगाढ़ किया है। उसको तोड़ने का काम संसद के अंदर में इनके सांसद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता उसमें भी जवाब देगी, जैसे अभी तीनों राज्यों में दिया है। जी नलिनी जी, हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी बने हुए हैं। मनोज तिवारी जी, आप लोग भी मंदिर जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम सनातन को मानते हैं, हम गौ माता को मानते हैं। देखिए अधीर रंजन चौधरी का भी अभी बयान है, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम इस पूरे बयानबाजी से खुद को अलग रखते हैं, लेकिन आप ही के अलायंस वाले सनातन को गाली देते हैं, सनातन के बारे में इस तरीके के बयान देते हैं। देखिए नलिनी जी, राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जी, और उस राजनीतिक दल में कौन व्यक्ति किस तरीके का बयान देता है उससे किसी भी कांग्रेस का क्या संबंध हो सकता है। जी, देखिए दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक मौका चाहिए, कौन क्या किस तरीके का बयान दे रहा है। अगर भारतीय और भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी इतनी सारगर्भित है तो उसके बहुत सारे एलाइजों के जो बयान होते हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं जी। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये निजी बयान है। देखिए राजनीति में हर लोगों को अपनी व्यक्तिकरण का अलग की आजादी है, लोकतंत्र है। सेंथिल कुमार के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है जी। और कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय दल है। इस देश में 52 वर्षों तक इस देश के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कांग्रेस नहीं है। अब राजनीति में कोई किसी प्रकार का बयान दे जी, उससे हम उस पर इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा हिंदुत्व जो है ना कभी खतरे में रहा है और ना कभी हम हिंदू के खतरे की रहने की बात करते हैं। ये देश सबका है और इस देश में सब लोगों का सम्मान है और कांग्रेस समधर्म स्वभाव की बात करती है और सभी धर्मों का आदर करती है और सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की खातिर राजनीतिक रूप से प्रतिबद्धित है जी। हम उसका किसी चीज का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते। महबूबा मुफ्ती जी कभी कभार जो असमान विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कहीं कोई वैचारिक समानता नहीं थी और सिर्फ सत्ता की खातिर अगर महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके महबूबा मुफ्ती का कोई बयान आए तो क्या ये मान लिया जाए कि महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान या कोई उनका निजी बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान होगा? लेकिन मनोज तिवारी जी, बयान बार बार आ रहे हैं ना। पहले उदय स्टालिन की तरफ से बयान आया, अब एक और नेता की तरफ से बयान आ गया। तो इस तरीके से पहले उदय स्टालिन फिर सेंथिल कुमार, तो इस तरीके से बयानबाजी आपके अलायंस वाले कर रहे हैं ना। नलिनी जी, मैं उस बात का जवाब देता हूँ। एक समय था जब नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और बिहारियों के डीएनए के ऊपर ही सवाल उठाए गए थे। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से कोई संबंध नहीं है? और बिहार में राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात के मानते हैं कि बिहार के लोगों के डीएनए में दोस्त है। हाँ। अगर ये इस बात को मान लिया जाए तो हिंदी भाषी बेल्ट में बिहार भी है। बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ये कोई गैर जुराना बयान दे, कोई किसी तरह का बयान दे, या लोग जनता के हितों का अगर कोई किस प्रकार का गठबंधन करते हैं तो उस गठबंधन के तमाम नेताओं को उनके बयान अलग अलग हो सकते हैं और उस बयान से कोई राजनीतिक दल का क्या संबंध हो सकता है? ठीक है, कोई राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं जी। नलिनी जी सुन लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और सत्ता के स्वरूप को और राजनीति की दिशा को किस तरीके से तय करना है पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है। धार्मिक उन्माद पैदा करके,
लोगों के बीच असमानता का भाव फैला करके और धर्म को बेच करके राजनीति करने वाले लोग अगर हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस वर्तमान परिस्थितियों में भारत में हिंदुत्व और सनातन क्या है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से और उनके नेताओं के मुंह से ये बात बिल्कुल भी लेकिन मनोज जी, सनातन को अपमानित करना ये भी किस प्रकार की राजनीति है? फिलहाल हमारे साथ गौरव जी भी बने हुए। गौरव जी, जवाब दीजिए। देखिए, मनोज जी ने कह दिया कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और इनका इस पूरे बयान से कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस का। नलिनी जी, देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता महोदय को हम याद दिलाना चाहेंगे, वो गूगल कर लें जी। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते थे KS अड़गिरी जी, उनका बयान है, इनको पता लग जाएगा। उन्होंने बोला था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्मा इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम द कांग्रेस पार्टीज एंड एलाइज विद DMK इन तमिलनाडु। अर्थात सनातन धर्म का संपूर्ण नाश DMK और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का मूल उद्देश्य है। तो ये अपने नेता के भी बयान को, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे KS अड़गिरी, तो कम से कम इतिहास भूगोल पढ़ करके आए और तब जानकारी दे टीवी पर, तब समझ में आता है। लेकिन झूठ बोलना इनके चाल चरित्र में है। सनातन को ये क्या नष्ट करेंगे? ये स्वयं नष्ट होने के कागार पर खड़े हैं और नष्ट देश की जनता इनको कर रही है, क्योंकि इनके चाल और चरित्र में अंतर है। देश जब आजाद हुआ था तो उस समय गरीबी 65% थी, लगभग 67% थी, और जब ये 2013 में सरकार से हटे थे तो उस समय भी लगभग 34% गरीबी थी। लेकिन आज आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जो गरीबी का दर है, सिर्फ 9 वर्षों में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, बाहर निकले हैं। लगभग 9.5%, 10% के आसपास गरीबी का जो प्रतिशत था वो कम हो गया है। तो गरीबी की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, बांट करके चलने वाले, देश को गुर्बत में रखने वाले, वो इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव माइंड को ही अप्लाई करेंगे राजनीति में भी। और किस तरीके से समाज को बांटा जाए, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, आज भी ये क्या कर रहे हैं। आज देखिए, अब उत्तर और दक्षिण की लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि तमिलनाडु में इनका अस्तित्व खतरे पर है। वहीं चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, और अभी मैंने कल भी टीवी पे बोला इस बात को कि अब इनकी लड़ाई जो OBC की हो गई है, क्योंकि जातिगत जनगणना का जो एक माला जप रहे थे उसको भी जनता ने नकार दिया विधानसभा चुनाव में। अब OBC को किस तरीके से अपने खेमे में किया जाए, और उसी फेटर्निटी से निकली हुई ये पार्टियां कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ द्वंद्व कर रही है, चाहे वो दक्षिण में DMK हो, राजद हो बिहार में, या फिर सपा हो उत्तर प्रदेश में। तो एक प्रकार का टकराव इनके विद इन द एलायंस हो रहा है। और अभी देखिए, आज की बैठक इनकी स्थगित हो गई और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और दोषारोपण और एक तरीके से जूतम पैजार शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं इनके अंतर्द्वंद साफ दिखाई दे रहे हैं, और जनता इस बात को भली भांति शीशे की तरफ साफ होकर के समझ रही है। वहीं देश मजबूत हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश, चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही देश में गरीबी का उन्मूलन हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। ये जनता देख रही है, और देश को बढ़ते हुए देश की जनता देखना चाहती है। अब इन दकियानूसी विदेशी एजेंटों के आधार पर देश को बंटवारे की आग में झोंकने का काम अब देश की जनता नहीं करने देगी इन लोगों को। ये बात बहुत शीशे की तरफ साफ हो जानी चाहिए। अब जी, चलिए इसी पर बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों बने रहिए, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम मनोज जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस प्रकार से आपके सहयोगी दल लगातार ये कहते नजर आए कि 3 राज्यों में जिनमें बीजेपी जीती है, जो हिंदी बेल्ट है वो गौमूत्र राज्य है, तो ऐसे में क्या ये भी एक वजह रही आप लोगों का शिकस्त पाने की 3 राज्यों में? नलिनी जी, पहले मैं विद्वान भाजपा प्रवक्ता की बातों का जवाब देता हूँ। इतिहास भूगोल थोड़ा मैं इनको समझाता हूँ। दरअसल क्या है, इस देश में आज तक इनके संबंधित जो इनके पैतृक संस्था हैं, जिसको कहा जा सकता है RSS, जिसके बुनियादी आधारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और जाती है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में धर्म के नाम पर इस देश के बंटवारा करने का, पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के इस महान प्रवक्ता महोदय जवाब दें कि धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा करने का पाप भी इन्हीं लोगों ने किया था। जी। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं धर्म और सनातन। आज तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सनातन संस्कृति है क्या।
विवेकानंद जी को का हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को अगर ये लोग मानते तो इनके जितने भी व्याभिचारी और जितने लोग आज की तारीख में कुकर्म करते हैं उन सबका समायोजन है भारतीय जनता पार्टी। उनका नाम ले सकता हूं मैं। तीसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप आज की तारीख में किसी व्यक्ति विशेष के बयान को लेकर के कांग्रेस इस बात को क्यों जोड़ते हैं। चौथी बात आप कह रहे हैं शिकस्त, काहे की शिकस्त। आपसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया। अभी जो चुनाव हुआ है तीन चुनाव राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है मनोज जी। अरे सुन तो लीजिए जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आपने नहीं मनोज जी, मैं तो सवाल पूछूंगी, आप सवाल पूछने पे मुझे प्रवक्ता बना देंगे तो ये तो गलत बात है ना। सवाल पूछूंगी, मुझे पता है ना, सत्ता लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। लेकिन जब जाएगा, ये जो राजनीति की दिशा इन्होंने तय की है, ये अभी समझा रहे हैं देश के लोगों को। अरे सत्ता में हिमाचल में चुनाव हुआ था कि नहीं, हिंदी भाषी है कि नहीं, बिहार में आपकी सरकार है क्या, उड़ीसा में आप हैं क्या, हिंदी भाषी बेल्ट में अभी आपको राजस्थान की परंपरा रही है, सरकार आती है। मनोज जी, अभी हाल फिलहाल में सुन लीजिए, हाल फिलहाल में जिन 3 हिंदी बेल्ट भाषी राज्यों का विवरण किया गया है वो तीनों राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं और तीनों ही जगह आपकी शिकस्त हुई है। और आप कह रहे हैं कि आप लोगों से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके साथ अलायंस में है वो, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हिंदी भाषी बेल्ट और बंगाली भाषी और साउथ क्या होता है, ये बंटवारा तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं किया, डीएमके सांसद ने किया सर, बयान उनका, हमने थोड़ी किया मनोज जी। अरे मुझे आप बात का जवाब देने ही नहीं दीजिएगा। चलिए सर, आप जवाब दीजिए, आप क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं ना सर कि हमने विवरण कर दिया। चलिए जवाब दीजिए सर जी। मैंने बोला कि हिंदी भाषी बेल्ट और दक्षिण भारत और उत्तर भारत, भारतीय जनता पार्टी इस बात को अलग अपने अपने दृष्टिकोण से देखती है, तरीके से देखती है। कांग्रेस ये मान के चलती है कि पूरा देश हमारा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भाजपा के प्रवक्ता बताएं जी, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी इनकी उपस्थिति नगण्य है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा दल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कांग्रेस नहीं है। अब ये 10 वर्षों से सत्ता में इनको एक बहुत बड़ा अहंकार हो गया है कि अरे भाई, अभी आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के लोग महज 31% लोग इनके पक्ष में हैं, 69% लोग आज भी इनके विरोध में हैं, इनके विचारधाराओं से सहमति नहीं रखते हैं। लेकिन इनके दिमाग में है, उसका आपकी राजनीतिक सोच हो सकती है, हमारी राजनीतिक सोच धर्म और भाषा के आधार पर इस देश के लोगों को बांट करके राजनीति करने की नहीं रही है। कांग्रेस सत्ता में आए नहीं आए, सत्ता की राजनीति हम नहीं करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप सत्ता की राजनीति नहीं करते, इसी पर मैं गौरव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गौरव जी, एक सवाल है भाजपा के प्रवक्ता महोदय से, इतिहास के संदर्भ में बड़ी सारगर्भित जानकारी रखते हैं, तो मुझे ये बताइए, इस देश में पहली बार धर्म के आधार पर बंटवारा का विधेयक किसने लाया था? ये इसका बात का जवाब दे दें। चलिए गौरव जी जवाब दे दीजिए मनोज जी की बात का। के नेतृत्व में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में इनके आकाओं ने ही धर्म के आधार पर इस देश को बंटवारा करने का काम किया था। ठीक है मनोज जी, जवाब तो ले लीजिए जी, जवाब लीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। नलिनी जी देखिए, उत्तर भारत से परंपरागत तरीके से इनके युवराज, इनके नेता राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, यानी कि उत्तर से लोगों ने इनको दक्षिण लगा दिया और दक्षिण चले गए। और जब दक्षिण में वो चुनाव जीते तो वो कहते हैं कि उत्तर वाले मंद बुद्धि होते हैं, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत सही है। तो ये बंटवारे का काम दक्षिण में इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। वहीं जब पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट में आप जान रही हैं, मनोज जी देखिए, आपको आपकी बात रखने का मौका मैंने दिया, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। आप ही को जवाब दे रहे हैं जी। जब नॉर्थ ईस्ट में ये चुनाव हार जाते हैं तो इनके नेता कहते हैं छोटे मोटे राज्य हैं, इनका क्या फर्क पड़ता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उत्तर में, मध्य भारत में जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि वोटों की संख्या हमारी उनसे ज्यादा है। तो जब 2018 में मध्य प्रदेश में आप चुनाव जीते थे, सरकार बनाए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले थे मध्य प्रदेश में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना लेनी चाहिए थी? कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने से अपने आप को अलग हट जाना चाहिए था।
अरे बहुमत के आधार पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार जाएंगे, संवैधानिक अनुसार जाएंगे कि वोटों की संख्या गिनेंगे। गौरव जी देखिए जिस प्रकार से हमारा संगठनात्मक रचना बहुत बाद में शुरू हुआ है, और जब शुरू हुआ है तो अब वो रुकने वाला भी नहीं है। और ये जो प्रतिशत है तेलंगाना में भी हम दुगना बढ़े हैं, 6.5% से 14% पे हम चले गए हैं। और आप देखते रहिए, आपको हर जगह से मार्जिनलाइज कर देंगे। गौरव जी इसी पे मैं एक और सवाल देखिए आपसे लेना चाहती हूँ। काम करते हैं और वही कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने कराया था। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ लिख कर कम आते हैं। मोदी सुनिए, नागपुरिया संस्करण की किताब। गौरव जी बार बार सनातन पे इस तरीके से प्रहार होता रहता है, इस प्रहार को आप कैसे देख रहे हैं? आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने पूछा, भारत पाकिस्तान के बंटवारे का पहला विधेयक मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में आपकी मातृ संस्था ने किया था या नहीं, ये बताइए। नेहरू जी अरे फिर नेहरू जी के जिद के कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उनके स्वार्थ के कारण, उनके अंग्रेजों की हुई दलाली के कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा। चलिए देखिए, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, ये डिबेट जो है किसी और ही तरफ जा रही है। गौरव जी, मनोज जी, सर इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। मनोज जी देखिए, वक्त का अभाव है, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी, आप में से कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। राजनीति में जिस तरीके की राजनीति करते हैं आप, सत्ता में है मान सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चले। तो मनोज जी चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, वक्त का अभाव है, जल्दी से कुछ सेकंड में बस। सनातन पे प्रहार को आप कितना सही मानते हैं मनोज जी? का बटवारा धर्म के नाम पर मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था ने किया था, हाँ या ना? किया है इन लोगों ने, हाँ या ना? काटने का मारने का काम किया है। भी नहीं, आपके पास इतिहास की जानकारी नहीं है। मोदी जो कहते हैं आता ना मोदी। चलिए वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी आप दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में अपनी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।